नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडीएमए ऑलवेज डेडिकेटेड टू माय नेम। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संगम लिटरेसी एंड तमिल वर्क्स। बेसिकली हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखे थे एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर्स कि हमारे एंशिएंट इंडिया में क्या वेद पुराण, और उसी की सीरीज में एंशिएंट इंडिया की जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम आज देखेंगे संगम लिटरेचर और तमिल वर्क्स क्या क्या रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली जो दक्षिण भारत है उसमें जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए वो सब कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? दे आर रिटन इन तमिल लैंग्वेज, और उनको एक जगह से संकलित किया गया, और जब उनको संकलित किया गया तो उसको बोला गया संगम साहित्य। जितने भी वहाँ के जो भी ग्रुप ऑफ टेक्स्ट थे वो सारे तमिल के, उनको एक जगह से एक जगह समाहित कर दिया गया सामूहिक रूप पे, और उनको बोला गया संगम साहित्य। और ये जो काम शुरू हुआ ये 7वीं शताब्दी के बाद में जितने भी ग्रंथ में जो भी प्राचीन काल में बने उनको 3 संगमों में साहित्य में सभाओं को उल्लेख। बेसिकली हुआ क्या कि 3 सभाएं बुलाई गई संगम साहित्य में। पांड्यों का दौर चल रहा था उस समय पे 3 बार सभाएं बुलाई गई, ज़्यादातर मदुरई में हुई। तो उन तीनों सभाओं में देखा गया भी जो भी हमारे पास में तमिल वर्क्स हैं, जितने भी हमारे पास में जो भी ग्रंथ हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, और उसको बोला गया संगम साहित्य। ऐसा माना जाता है कि पहला जो संगम साहित्य था वो 4440 वर्षों तक मदुरई में, और दूसरा 3700 वर्षों तक कपाटपुरम में, और जो तीसरा था वो भी 1850 में मदुरई में आयोजित होता रहा। मतलब ये लगातार एक तरह से यू कैन से कि एक मीटिंग थी, एक सभागार था, एक मीटिंग थी कि जो जो आपको तमिल वर्क्स मिल रहे हैं जस्ट ब्रिंग इट हियर। हम उनको एक संगम साहित्य, मतलब एक तरह से उसको एक सामूहिक तौर पर हम इसको इकट्ठा करते जिससे कि हम अपनी जो एंशिएंट कल्चर है उसको हम उसको पढ़ सके और उसको आप लोगों के सभी समाज के सामने लेके आ सके। तो संगम संग्रह में अगर बात करें एट्टू-टोक्के जो है वहां पे 8 संग्रह में शामिल किया गया, 8 काव्य संकलों में से, जिनमें से 6 और पट्टू 10 गीत और 10 पट्टू गीत में से 9 शामिल है। अब मतलब अगर मैं बोलूँ संगम जो कॉर्पस है, जो मतलब संगम की जितना भी संग्रह थे उसमें से जो मेन थे वो थे एट्टू-टोक्के मतलब 8, उसमें 8 कलेक्शंस थे। एंड उसके बाद में जो 8 काव्य थे उनमें से जो 6 थे उनको बोला जाए पट्टू जिसमें केवल 10 एक तरह से यू कैन से 10 सॉन्ग्स थे, ठीक है। और कविताओं की शैली जो थी कुछ ऐतिहासिक संदर्भों से पता चलता है कि जो उनकी रचना थी वो 3rd सेंचुरी इस मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच रही होगी। मतलब यू कैन से कि 600 ईयर्स अप्रोक्स। इनमें से लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में संकलनों को भी संकलित किया गया। मतलब ये आप कह सकते हो कि 300 ईस्वी पूर्व से लेके और 8वीं शताब्दी के मध्य तक जितने भी संकलन मिले उन सबको यहाँ पे किसमें, संगम लिटरेचर में, संगम साहित्य में उन सबको संकलित किया गया। आप देख सकते हैं कुछ शताब्दियों के बाद इन संकलनों को एक सुपर एंथोलॉजी, अर्थात मतलब एक संकलनों का भी संकलन, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा एक ह्यूज अमाउंट में जितने भी लिटरेचर, इनके जितने भी टेक्सेस हमारे प्राप्त हो चुके थे, हमें जितने भी टेक्स्ट हमें प्राप्त हो चुके थे, जितने भी लिटरेचर थे उनको एक जगह से कलेक्शन कर लिया गया, जिन्हें क्या बोला गया, एट्टू-टोक्के और या फिर पट्टू कहा गया। देखो ये वर्ड्स है थोड़े से टंग ट्विस्टर रहते, इनकी आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है मेरी भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको लगे, बट आप अपनी प्रोनाउंसिएशन में ट्राई टू स्पीक देम, बिकॉज अगर आप इन वर्ड्स को कंटिन्यूस बोलेंगे देन ये आपके माइंड में लगे रहेंगे, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू आर एबल टू रिकॉल इट। आप मेरे साथ में बोलिए, जो दो इसमें जो संकलित जितने थे, सुपर एंथोलॉजी जितने भी एक तरह से यू कैन से संकलनों का संकलन था, ऑल द जितने भी लिटरेचर्स थे एक जगह ले गए, उनको क्या बोला गया, एट्टू-टोक्के और पट्टू। उसके बाद में हम बात करते हैं तोलकाप्पियम, जो हमने आप पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके डिटेल में। ये क्या थी बेसिकली तोलकाप्पियम? ये एक संगम साहित्य की व्याकरण की थी जिसके 2 पार्ट थे, प्रारंभिक भागों में 2 भाग में बांटी गई थी, जिसको संगम साहित्य में शामिल किया जा सका। मतलब यू कैन से कि तोलकाप्पियम सबसे ओल्डेस्ट व्याकरण बुक थी जो 2 पार्ट में थी, और उसके दोनों पार्ट को भी इसमें शामिल किया गया, किसमें, संगम लिटरेचर में, जो संगम सोर्सेस हैं संगम साहित्य में। तोलकाप्पियम की बात करें व्याकरण पर आधारित थी, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके साथ में आती रहेगी। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें थी, ऐसा नहीं कि केवल व्याकरण था, इसमें क्या था, ध्वनि विज्ञान भी था, इसमें अर्थ विज्ञान भी था, वाक्य विन्यास भी था, साहित्यिक था, सब चीजों पर इसमें चर्चा की गई थी।
और संगम काल के संगम काव्य के दो प्रकार हुए। अगर हम संगम काव्य की बात करते हैं, जो संगम पोयम्स थी, उनके दो प्रकार हुए, एक था अकम और एक था पुरम। आपने साउथ इंडियन मूवी देखी है, सबने देखी है लगभग। उन मूवी में बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट रहते हैं। आप उनमें देखा होगा आपने, मार धाड़, खूब लड़ाई, खूब युद्ध, खूब एकदम एक्शन, भरपूर एक्शन रहते हैं। और जब उनमें लव स्टोरी चलती है, दे आर आल्सो एक एक्सट्रीम लेवल की रहती है। मतलब आपकी अपना हॉलीवुड से अगर टॉलीवुड वगैरह को कंपेयर करोगे, जो टॉलीवुड की जो लव स्टोरीज हैं, दे आर मतलब एक्सट्रीमली यू कैन से कि पैशनेट होती हैं। तो इसी तरह से मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि जो अकम है, अकम काव्य हैं, उनमें उनका विषय प्रेम था, और जो पुरम काव्य हैं उनका विषय क्या था? युद्ध था। मतलब ओनली देयर आर टू थिंग्स, लव एंड वॉर। सबसे पुरानी, जो सबसे प्रसिद्ध जो कहा जाता है, तिरुवल्लुर का जो तिरुक्कुरल है, जो नैतिकता पे, ये तिरुवल्लुर के पोएट हैं, उनका जो तिरुक्कुरल है वो कहीं पर डिपेंड है, जिसके उसमें उसके सब्जेक्ट क्या है? नैतिकता है, राजनीति है और प्रेम पर आधारित है। एक कृति है जो 5वीं से 6वीं शताब्दी में, कई तमिल महाकाव्यों में से दो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, तमिल महाकाव्य की बात कर रहे हैं। जय हिंदी महाकाव्य क्या है, जो हमने अपने प्रीवियस क्लास जरूर देख के, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी महाकाव्य की अगर हम बात करते हैं, संस्कृत महाकाव्य जो हमारे हिंदू समाज में है, दैट इज रामायण और महाभारत। और तमिल महाकाव्य जो सबसे प्रसिद्ध दो थे, उसमें था एक शिल्पादिकरम और दूसरा मणिमेकल्ले और शिल्पादिकरम। पहला दूसरा से थोड़ा पहले का, दैट इज यू कैन से कि जो शिल्पादिकरम है ये थोड़ा सा पहला है। लगभग दोनों की रचना 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मानी गई है। अब हम ये देखते हैं संगम लिटरेचर, जो अब मैंने आपको समझा था कि वो किस तरह से एक मीटिंग होती रही। फर्स्ट जो मीटिंग हुई, पहली जो मीटिंग हुई थी, वो पांड्यों किंगडम किसका चल रहा था? पांड्यों का। तीनों में ये बात याद रखने की कि तीनों में पांड्यों का शासनकाल चल रहा था। कहाँ पर हुई? मदुरई में हुई। इसके चेयरमैन कौन थे? अगस्त्य मुनि का आपने नाम सुना। यहाँ पे कोई बुक नहीं मिली इनको, और बट इन्होंने यूज किया अगस्त्यम एज ए ग्रामर। जो अगस्त्यम एक बुक थी, उसको एज ए ग्रामर इन्होंने यहाँ पे होल्ड किया कि भाई हमारे पास एक बुक है। सेकंड मीटिंग की बात करें, सेकंड संगम बोलेंगे हम इसको। जो सेकंड संगम हुआ, ये कहाँ पे? वो कपाटपुरम, हमने अभी पढ़ा था। कपाट इनिशियली वाज अगस्त्य मुनि, और उसके बाद में तोलक्काप्पियर। तोलक्काप्पियर कौन है? जिन्होंने तोलक्काप्पियम लिखी हुई है। तोलक्काप्पियम लिखी हुई है, जो सबसे बड़ी तमिल ग्रामर है, वो इसमें यहाँ पे इनेक्ट की गई। एंड उसके बाद में जो भी उसके सेंटेंसेस थे, उसके क्लासिफिकेशन थे, वो सब यहाँ पे बताए गए। उसको यहाँ पे जो तमिल साहित्य में उसको इनेक्ट किया गया। थर्ड जो हुई वो फिर मदुरई में हुई, उसके थे नक्किरार। मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ द संगम लिटरेचर वर रिटन। जितना भी टोटल संगम लिटरेचर था, वो इन्हीं के टाइम पे, यहाँ पे थर्ड जो संगम हुआ वहां पे वो सारा रिटर्न किया गया, कलेक्शन किया गया। अब हम बात करते हैं अर्ली कन्नड़ा के बारे में। जो प्राचीन कन्नड़ शिलालेख हैं, जो हमने डिस्कशन किया था सबसे आर्कियोलॉजिकल में, जो फर्स्ट क्लास थी उसको देखिए आप। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे थे उसमें बताया गया जो कन्नड़ पहला शिलालेख था वो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बाद के हैं। फर्स्ट जो कन्नड़ है, इस भाषा में सबसे पुराना जीवित साहित्य जो है वो कवि राजमार्ग है। कौन सा है पुराना सबसे जीवित साहित्य? कवि राजमार्ग है। कर्नाटक में जब देखा जाए तो सबसे ज्यादा वहां पे क्या इवोल्वमेंट था, किस धर्म का इवोल्वमेंट था? वहां पे जैन धर्म का गढ़ था। और प्रारंभिक मध्ययुगीन कन्नड़ साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग किस पे? जहां पे जैन धर्म है तो वो वहां पे क्या हो गया? जैनिज्म को भी फॉलो करेंगे, एज वेल एज उनके जो सब्जेक्ट हो गए वो भी जो जैनिज्म के विषय थे वो उसी पे हो गए, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके लिए आप डिटेल में लास्ट क्लास को देख सकते हैं। 10th सेंचुरी की बात करते हैं। 10th सेंचुरी में वहां पे कुछ प्रसिद्ध कवि हुए, जैसे पंपा, पोन रन। ये थे जिन्होंने क्या लिखे? जैन पुराण लिखे। क्या लिखे उन्होंने? तीनों ने जैन पुराण। आदि पुराण लिखा जिसमें किसके बारे में था? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ भी बोला गया, उनके जीवन का वृत्तांत था, जिसके रचयिता कौन थे? पंपा थे। और पंपा ने ही महाभारत की कथा पर आधारित विक्रमार्जुन विजय लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अक्सर आती है कि कन्नड़ के ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने महाभारत के ऊपर एक कथा उनके ऊपर आधारित विक्रमार्जुन विजय लिखा, उनको बोला जाता है ऋषि पंपा। पोन्ना ने संस्कृत और कन्नड़ दोनों में लिखा। जो पोन्ना ऋषि थे, कवि पोन्ना थे, उन्होंने संस्कृत और कन्नड़ दोनों में लिखा। उन्हें अभय
उभय कवि चक्रवर्ती, दोनों भाषाओं के शाही कवि की उपाधि दी गई थी। ये एक उपाधि है जो हमें याद रखने वाली है कि उभय कवि चक्रवर्ती किसको दिया गया था? पूना को दिया गया था। और गंग राजाओं के अधीन एक सेनापति थे और मंत्री थे चामुंडा राय। कौन थे? चामुंडा राय, जिन्होंने क्या लिखा था? जिन्होंने लिखा था त्रिशाती लक्षण महापुराण, जिनमें 24 के 24 जैन तीर्थंकरों का, 3 संतों का वृत्तांत है, और जो कहीं में लिखा गया था एक गद्य है, दैट इज इन ए पोर्स में, प्रोज में लिखा गया था, इज अ कंटिन्यूअस प्रोज। 12th सेंचुरी की बात करें, नागचंद्र और अभिनव पंपा ने रामचंद्र चरित्र पुराण लिखा, जो बेसिकली राम कथा के कई जैन संस्करण में से, मतलब यू कैन से कि रामायण है एक तरह से, राम कथा के बारे में लिखा कि रामचंद्र किस तरह से थे। उन्होंने लिखा रामचंद्र चरित्र पुराण लिखा था। किसने? नागचंद्र और अभिनव पंपा ने, दोनों ने। इंपॉर्टेंट, ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तेलुगु लिटरेचर की बात करें कि उसमें माना गया कि जो ऋषि नन्य थे, नन्य बोला जाता है इनको, नन्य थे, 11th सेंचुरी में तेलुगु के पहले कवि थे। वैसे तो तेलुगु में बहुत सारी रचनाएं हुई, लेकिन विजयनगर काल जो किसका था, किसने बनाया था विजयनगर काल? हरिहर एंड बुक्का, मोस्ट इंपोर्टेंट, हरिहर एंड बुक्का। किसमें? 1336 में, जिसका स्थापना की थी दोनों भाइयों ने, हरिहर बुक्का ने। और विजय काल वो अपने चरम पे माना गया कि तेलुगु साहित्य में इसको स्वर्ण युग बोला गया। ये वैसे आगे हम डिटेल में जब साउथ इंडियन किंगडम्स पढ़ेंगे, हम सारे विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम पूरी की पूरी फुल डिटेल में, ये क्योंकि एक डिटेल सेशन हो रहा है इसलिए आपने देखा होगा आपको कहीं भी कोई लाइन टू लाइन इतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो ऑनलाइन पेड कोर्स हैं वही सारे इतने डिटेल्स में अपने पेड कोर्स में कराते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे सबको आपकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें देख सके, पढ़ सके, स्क्रीनशॉट ले सके। इस काल की सबसे सफल रचनाओं में से एक थी उत्तर हरिवंशम। उत्तर हरिवंशम थी जो राजा बुक्का के प्रसिद्ध दरबारी कवि किसने लिखी थी? नचना सोमनाथ ने लिखी थी। कौन सी? उत्तर हरिवंशम, जो लिखी थी नचना सोमनाथ ने लिखी थी। जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने लिखी थी, बल्कि एक और देखा जाए तो कृष्णदेव राय, ये भी उनके विजयनगर साम्राज्य के थे। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक के थे, जो राजा भी थे, और उन्होंने लिखी थी अमुक्त माल्यद लिखी थी, जो असाधारण काव्य की रचना कर रहे थे राजा होते हुए भी। आप समझ सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान कितनी रचनाएं लिखी गई, मतलब वो कितना कवि वहाँ पे थे, उन्होंने कितना संरक्षण दिया उन कवियों को, और कितना वो साहित्य प्रेमी लोग थे कि उन्होंने अपने साहित्य को, अपने लिटरेचर को इतना संजो के रखा, जो आज भी हमारे पास में एक लिखित लिटरेसी सोर्स के तौर पर हमारे पास रखे हुए हैं। कुछ देख सकते हैं, तेलुगु लिटरेचर एक स्क्रीनशॉट डाला है जिसको बोला गया है, एक है अलाशनी पेदन्ना, जिसको बोला जाता है आंध्रा कविता पितामह भी बोला जाता है, इनको आंध्रा कविता के पितामह बोला जाता है, अलाशनी पेदन्ना को, जिन्होंने लिखी थी मनु चरित्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे बुक्स मैंने थोड़ी सी कंपाइल के एक जगह लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। मनु चरित्रम किसने लिखी थी? अलाशनी पेदन्ना ने लिखी थी। नंदी थिमन्ना ने क्या लिखी थी? नंदी थिमन्ना ने लिखी थी परिजातपहा हरा नाम, जो लिखी थी किसने? नंदी थिमन्ना ने। तेनाली रामकृष्णन, जिसको आप तेनाली राम भी बोलते हैं, उन्होंने लिखी थी आपकी पांडुरंग लिखी थी और महामात्यम लिखी थी। उसके बाद में रामराजा भुशंदु ने लिखी थी वासु चरित्रम। उन्होंने क्या लिखी थी? वासु चरित्रम लिखी। उसके बाद में नारा साहब पुल्यम लिखी। उसके बाद में हरिश्चंद्रा लिखी, और नालपोक्यम भी लिखी। और इसके बाद में एक कवि हुए जिनका नाम था मदयगिरी मलान्ना। ये थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े टंग ट्विस्टर हैं, आप लेकिन कंटिन्यूअस रिपीट करेंगे इनको तो ये आपके, जिसमें लिखा गया राजेश एक चंद्र चरित्र अबाउट द लव एंड वॉर। उसके बाद में आपके मिले अय्या लाराजू रामा बंधुरु, जिन्होंने लिखी रामा भूयदम
और अकाला कातशारा, अकाला कातशारा, ये आप देखेंगे, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद मलयालम लिटरेचर की ओर चलते हैं। आमतौर पर मलयालम जो भाषा यूज़ की जाती थी केरल के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी, और ये माना गया है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई भाषा की वो 11वीं सेंचुरी में हुई थी। लगभग 400 वर्ष के भीतर इसमें इतना समृद्ध साहित्य संग्रह विकसित कर दिया कि इसे एक स्वतंत्र भाषा कहा जाने लगा। 400 ईयर्स में ही अपने आप में एक अपनी भाषा की वैल्यू इसने लेके आ गए। प्राचीन काल में 2 प्रमुख मलयालम कृतियां हुई जिनका नाम था कोका संधिदशन और भास्कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र पर एक टीका है। और मलयालम की एक अन्य साहित्यकार कृति है रामचरित्रम, जो 13वीं सेंचुरी में किसने लिखी थी? चीरामन के द्वारा रचित महाकाव्य है। और भक्ति आंदोलन के समर्थक एजुथचन को क्या बोला जाता है? मलयालम साहित्य का जनक। इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले देखा जाए केरल के आसपास के क्षेत्र में मलयालम भाषा का उदय हुआ, 11वीं सेंचुरी के आसपास हुआ, और 400 ईयर्स में ही वो एक स्वतंत्र भाषा कहलाई, जिसकी जो मुख्य कृति है वो कोका संधिदशन है, भास्कौटिल्य है, और उसके बाद में रामचरित्रम भी है, 13वीं सेंचुरी में चीरामन द्वारा लिखित हुई ये जो महाकाव्य है। और भक्ति आंदोलन के जो समर्थक थे एजुथचन जो थे वो यहाँ पे इनका जनक माना जाता है। बहुत कम स्लाइड्स है, अब हम फॉरेन राइटर्स को देख लेते हैं। जो फॉरेन राइटर्स आए थे, 3-4 स्लाइड से बची हैं क्योंकि छोटी क्लास रहेगी, इसमें ज़्यादा कंटेंट था नहीं, क्योंकि बिकॉज इस कंटेंट को जब हम एक पर्टिकुलर एज को पढ़ेंगे, पर्टिकुलर संगम काल को पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि किस राजा के दौरान कौन सा कवि आया। यूनानी ग्रंथों की अगर बात करें, भारत का सबसे पहला उल्लेख कितना 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी का है, और उसके बाद इसकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ गई। सबसे पहली प्रसिद्ध कवि है मैगस्थनीज की इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में सेल्यूकस निकेटर के राजपूत थे। कौन थे? मैगस्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तो वो मैगस्थनी बहुत दिन तक रहे थे। उन्होंने क्या लिखी थी? अपनी इंडिका बुक लिखी थी, जिसमें टोटल वहाँ का राजपाट किस तरह से चलता है, क्या कार्यशैली है, क्योंकि ये बुक हमारी हेल्प करती है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को समझने में, कि वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से राजनयिक नियुक्त किए हुए थे, किसको क्या भार दिया हुआ था, क्या उसकी टर्म्स थी, कौन कौन सी हम लोग वहाँ पे समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो रहन सहन है, उनकी कार्यशैली है, उनका शासन प्रणाली है, वो किस प्रकार की थी, वो मैगस्थनीज ने इंडिका में अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2वीं शताब्दी तक यूनानी और लैटिन ग्रंथों में भी भारत का उल्लेख मिला, जिसमें एरियन, स्ट्रेबो, प्ली द एंडर की रचनाएं बहुत मिली, और अनाम पैरप्लस, मैरिस एरिथ्रियई जो एरिथियन सागर की पैरप्लस में शामिल है, ये ग्रंथ हिंदी महासागर व्यापार के इतिहास में एक विशेष महत्वपूर्ण है। कुछ चीनी भिक्षु भी आए जो बौद्ध ग्रंथ के लिए सबसे ज़्यादा प्रमाणिक पांडुलिपियाँ एकत्र करने के लिए भारतीय भिक्षु से मिले, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं फाहियान, सबसे प्रसिद्ध है फाहियान और हुएनसांग और फाहियान जो 2 आए, जो कंटिन्यूस, जिन्होंने फाहियान ने यात्रा करी 399 से 414 ईस्वी तक फैली। उन्होंने पूरे उत्तर भारत, पूरे नॉर्थ इंडिया में पूरी यात्रा करी, और जिन्होंने सारे के सारे जितने पांडुलिपि थी उनको एकत्र किया, उनको समझा, ये पहाड़ों, पठार, रेगिस्तान सबको पार किया इन्होंने, सबको पैदल चल के इन्होंने देखा, भारत की लंबी यात्रा की, और सब जगह से इन्होंने जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो भी हो सकती थी वो उनको लेने की कोशिश करी, और रिटर्न अकाउंट, जो रिटर्न चीज़ें हैं उनको देखा कि लिखने की कोशिश। हुएनसांग 629 ईस्वी में, जिन्होंने अपना घर छोड़ा और देश भर की यात्रा करते हुए 10 साल के बाद 10 साल से ज़्यादा का समय उसने भारत में बिताया था, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। 7वीं शताब्दी में एक और दूसरे चीनी यात्री आए, जिनका यीजिंग जिनका नाम था, जो नालंदा के मठ में 10 साल तक रहे। अब देखो आप, नालंदा विश्वविद्यालय मतलब जो आज भी दोबारा रिजोनोवेट किया गया है, वो हमारे कितने प्रसिद्ध थे, वो हमारे पढ़ाने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो चाइनीज़ यात्री थे यीजिंग, जो नालंदा के 10 साल तक पढ़े। अरब विद्वान भी आए, यूनानी ग्रंथों पर बहुत अधिक भरोसा किया उन्होंने, और लेकिन जेहानी, गिरदिजिगी और अलबरूनी, मुख्य रूप से जो अलबरूनी है बहुत ज़्यादा विख्यात हुए, जिन्होंने चीज़ों को देखा और हमारे यहाँ पे लिखा, हमारे यहाँ की भारत की भूमि के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा, बिकॉज ये वो बताना चाहते थे, उनकी मूल भाषा में, अपनी भाषा में लिखा उन्होंने। जो हमारे यहाँ के ग्रंथ थे,
जितने भी हमारे ग्रंथ थे उन ग्रंथों को अपनी भाषा में लिखा, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के तरफ जो वहाँ की जो भाषा थी तुर्की भाषा, उसमें इन्होंने ट्रांसलेट किया वहाँ पे, सो दैट हमारे भारत की जितनी भी बहुत अच्छी संस्कृति है उनको वो वहाँ पे दिखा सके। उनकी जो तहकीक हिंद है वो भारतीय लिपियों, विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, ज्योतिष दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाज, धर्म, त्योहार, अनुष्ठान, मतलब यू कैन से कॉम्बो बनाया उन्होंने कि जो उनकी तहकीक हिंद में उसमें सब कुछ लिखा। किसने लिखा? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने सब कुछ लिखा, जिससे आज भी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको समझने में हेल्प मिलती है कि भाई गुप्त काल कैसा रहा होगा, प्रारंभिक में उसकी कैसी स्ट्रक्चर रही होगी, कौन कौन से रीति रिवाज फॉलो। तो दिस आर द लिटरेसी सोर्सेज हैं हमारे लिए, आज के हिस्टोरियंस के लिए ये इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बिकॉज वो हमें हेल्प करते हैं पुराने चीज़ों को समझने के लिए, उन साम्राज्य को समझने के लिए, उनका विस्तार, उनकी भाषा, उनकी लिपि, विज्ञान, उन लोगों को कितना ज्ञान था, उनका क्या साहित्य था, वो आज हमारी हेल्प करती हैं ये चीज़ें। अब लास्ट स्लाइड है कि प्रारंभिक मध्यकाल में फारसी मध्य और पश्चिम एशिया में शाही दरबारों के उच्च संस्कृति की भाषा थी। वो कई फारसी ग्रंथों में तो भारत का उल्लेख भी मिलता है। पर्शियन भी लोगों ने भारत के बारे में लिखा है, जैसे फिरदौसी है, उन्होंने शाहनामा लिखी है, प्रसिद्ध कवि शादी की उनकी गुलिस्ता लिखी हुई है। भारतीय व्यापार के पहलू को देखा इन्होंने सब कुछ देखा। ये फिरदौसी जी है, इन्होंने सब कुछ देखा, भारत के सारे पहलू देखे। उन्होंने पूरी कृति लिखी कि किस तरह से भारत में काम हो रहा है, क्या भारत में व्यापार हो रहा है, भारत किस चीज़ से समृद्ध है, ये सारी चीज़ें लिखी और अपने क्षेत्रों में इन्होंने इसका विस्तार किया, जो आज भी हमारे लिए हिस्टोरियंस के लिए क्या है, एक सोर्स है, जिससे हमें वहाँ की संस्कृति, उस समय काल समय खंड की संस्कृति के विषय में पता लगता है। आज की छोटी क्लास है, एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा। आज क्लास में हमने बेसिकली पढ़े संगम साहित्य, जिसमें मुख्य तौर पे अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी तोलक का पीएम। कौन सी होती है? तोलक का पीएम, जो तोलक क्या आने लगे, जो ग्रामर व्याकरण है। उसके बाद में संगम साहित्य में 3 हमारी मीटिंग हुई, 3 संगम हुए। जो फर्स्ट हुई वो कहाँ पे? मदुरई में हुई। तीसरी कपालकोट में हुई। चौथी फिर मदुरई में हुई। ठीक है, इनके कौन कौन से? इसके अगस्त मुनि थे, इसके आपके देखा जाए तो इनिशियली अगस्त मुनि थे, बाद में ये तोलक का पीएम बन गए थे। एंड थर्ड में जो थे नक्कीरार थे, नक्कीरार थे। इस तरह से उसके बाद फिर हमने कन्नड़ पढ़ी, जिसमें कविराज मार्ग थे। सबसे पुराने जो जीवित टुकड़ा मिला हमें, जो सबसे ज़्यादा पुराना मिला, वो कविराज राजमार्ग था। उसके बाद बेसिकली कन्नड़ में जो हमारा था वो जैन धर्म था। कन्नड़ में जो हमारा था वो जैन धर्म था, जिसमें सारी चीज़ें जैन धर्म के बारे में हुई, जिसमें जो मुख्य तौर पे पंपा थे, उन्होंने महाभारत के विषय में लिखा। एक बार आप रिकॉल कीजिएगा, पंपा ने महाभारत की कन्नड़ पे आधारित कौन सी लिखी? विक्रमार्जुन विजय लिखी थी। पंपा ने लिखी विक्रमार्जुन विजय। पंपा ने विक्रमार्जुन विजय लिखी। उसके बाद में नागचंद्र ने जो रामचरित पुराण लिखा। तो ये फिर तेलुगु साहित्य में हमने पढ़ा। तेलुगु साहित्य में बहुत सारी कृतियां पढ़ी, जिसमें अल्लाशनी पदन्ना की लिखी, मनुचित्रम थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद मलयालम साहित्य पढ़ा। मलयालम साहित्य में जो मुख्य रूप से कृति थी वो भाष्य कौटिल्य की और कोंका संदीशन थी। जो कोंका संदीशन थी और भाष्य कौटिल्य, ये हमारी थी मलयालम में। मलयालम में भाष्य कौटिल्य, ठीक है, जो मुख्य तौर पे लिखी गई थी। और एक और लिखी गई थी हमारी, कौन सी लिखी थी? चलो कमेंट में बताइए। कोंका संदीशन, कौन सी लिखी गई थी? कोंका संदीशन। ये मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा है रिकॉल के तौर पे। उसके बाद में विदेशी लेखक आए हमारे पास में, जिसमें हमारे चाइनीज आए, फायान और वेंगशांग आए, जिन्होंने हमारे पूरे नालंदा में सफाई। एक वो नालंदा में जो रुके 10 ईयर्स के लिए, कौन से थे? चाइनीज यात्री यिजिंग थे। ठीक है, इस तरह से हमने फिर अरेबियन अल-बरूनी पढ़े, जो तुर्कमेनिस्तान से आए थे, फिरदौसी पढ़े। इस तरह से ये हमने संगम लिटरेचर कंप्लीट किया। और ये लिटरेसी सोर्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं इस तरह की ये पूरी सीरीज जो एंशिएंट इंडिया की, अब हम डिटेल से, ये एक
एक डेमो था, एक तरह से जो 4 सेशन हुए, ये चारों के चारों सेशन एक तरह से हमें तैयार कर रहे थे कि किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से हम इवोल्व हुए, हमारी जो एंशिएंट इंडिया है वो इवोल्व हुई। अब हम बात करेंगे पुरापाषाण संस्कृतियों के बारे में। अब हम डिटेल में चलेंगे, क्लासेस लंबी होगी, फुल थ्योरेटिकल होगी, उसमें हम सारी चीज़ों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटी से छोटे पहलू को करेंगे कि नेट के दौरान जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए वो डीप टू डीप, लाइन बाय लाइन हम जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जुड़े रहिए ऐसी वीडियो के लाने के लिए। कीप कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।